और अभी मैं थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ स्लाइड्स आपको समझाऊँगी किस टू स्टार्ट ऑफ विद अंडरस्टैंडिंग कि फीडबैक स्टूडियो क्या होता है, उसको कैसे करना है, उसके बाद मैं डेमोंस्ट्रेशन पे आऊँगी। ओके, सो गुड आफ्टरनून। My name is Ashita and I'm part of the customer onboarding team from Turnitin. And today we are here for the instructor training for Feedback Studio, the product that you are already working, so that we can understand that as an instructor what would be your workflow. ओके, तो आज का सेशन बेसिकली रिकॉर्डेड भी रहेगा। ये लाइव सेशन है। मैं डेमोन एज आई सेड मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी प्रॉपर तरीके से दूंगी, बट ये रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, तो इन केस अगर आपके कोई भी टीम मेंबर्स नहीं आ पाए हैं तो आप उनको बाद में फॉरवर्ड कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, और अपने लिए भी सेव कर सकते हैं फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आई वुड रिकमेंड कि आप नीचे चैट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस डाल दीजिएगा इन बिटवीन, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो जिससे सेशन हमारा स्मूथली चलेगा और एंड में हम सारे क्यू&एज़ सारे पिकअप करेंगे। और हमारे सेशन आज के सेशन के बाद भी अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन होता है, आपको सेंड करना होता है, तो आप southasiaonboarding@turnitin.com पे कर सकते हैं। तो जो भी आपके क्वेरीज़ होंगी वो हमारी कोई भी टीम मेंबर उसको पिकअप करके उस आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो द प्रोडक्ट जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो है टर्निटिन फीडबैक स्टूडियो। ये एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है टर्निटिन का। और इसमें जो हम प्रोवाइड करते हैं एक एडवांस्ड सिमिलैरिटी डिटेक्शन और एआई डिटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैम रिकॉर्ड ये ऑलरेडी हो रहा है या हमें करना पड़ेगा? टीम पे। मैम मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। ओके मैम, थैंक यू। जी। ओके, सो जो टर्निटिन फीडबैक स्टूडियो है उसमें जो सिमिलैरिटी और एआई डिटेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है आपकी जो इंस्टीट्यूशन की एकेडमिक इंटेग्रिटी है उसको सेफगार्ड करने के लिए, और जिससे कि आप ये देख पाएँ कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके जितने पेपर्स हैं, क्या वो अराउंड द पॉलिसीज़ काम उसमें हो रहा है या फिर उसमें कुछ एडिशनल इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है आपके स्टूडेंट्स को। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप सिर्फ़ आपके स्टूडेंट्स की जो राइटिंग स्किल्स है, आप सिर्फ़ वो एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप उनको फीडबैक्स भी दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पेपर्स लिखने चाहिए। फीडबैक स्टूडियो में कमेंट बैंक्स भी होते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, तो टाइमली आप अपने स्टूडेंट को बता भी सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट है, जिससे वो उस तरीके से काम करके दोबारा पेपर अपलोड कर सकता है। तो ये काफ़ी एडवांस्ड प्लेटफ़ॉर्म है टर्निटिन फीडबैक स्टूडियो, जो आपके इंस्टीट्यूशन के हिसाब से काफ़ी यूज़फुल रहेगा। फीडबैक स्टूडियो में 3 बेसिक टूल्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल होते हैं और जो आपको हेल्प करते हैं आपके स्टूडेंट की वर्क पेपर्स चेक करने के लिए। फर्स्ट है सिमिलैरिटी डिटेक्शन। सिमिलैरि एक रिपोर्ट जो जनरेट होती है फीडबैक स्टूडियो में, उसमें एक सिमिलैरिटी डिटेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स जितने भी टेक्स्ट कहीं और से या किसी और सोर्स से लिए गए हैं, वो सारे टेक्स्ट को डिटेक्ट किया जाता है, उसको एज़ अ मैच डिटेक्ट किया जाता है। जिससे कि एज़ अ टीचर आप फाइंड आउट कर सकें कि कोई प्लेजराइज्ड टेक्स्ट है उसमें कि नहीं है। सेकंड है डॉक्यूमेंट फ्लैग्स। उसी रिपोर्ट में एक फ्लैग का सेक्शन भी होता है जिसमें हम ये आपको शो करते हैं कि अगर आपके स्टूडेंट ने कोई इंटेंशनली कोई टेक्स्ट मैनिपुलेट किया है या चेंज किया है अपने पेपर में, जिससे कि सिमिलैरिटी जो रिपोर्ट आएगी क्या वो डिस्टरप्ट होती है कि नहीं। तो कुछ इंटेंशनली स्टूडेंट्स पेपर में चेंजेस लेके आते हैं जिसकी वजह से जो सिमिलैरिटी डिटेक्शन है, जो रिपोर्ट जो हाई होनी चाहिए थी वो लो शो होती है। तो उसको हम डॉक्यूमेंट फ्लैग में कंसीडर करते हैं। एंड थर्ड है एआई डिटेक्शन। एआई डिटेक्शन भी एक टूल आपको दिया जाएगा इसी एक्सक्यूज मी में। मैम, फ्लैग वाला एक बार रिपीट करना। मैम फ्लैग्स मैं आपको वैसे फर्दर दिखाऊंगी, बट फ्लैग्स में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कभी-कभी जानबूझ के कोई
टेक्स्ट हाइड कर देते हैं या टेक्स्ट को रिप्लेस कर देते हैं, तो वो बेसिकली इंटेंशनली उस टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि सिमिलैरिटी रिपोर्ट में ना आए वो टेक्स्ट। तो उसको हम फ्लैग्स कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट जानबूझ अब के। रेड फ्लैग है जो इसे, सॉरी मैम। रेड फ्लैग होता है जैसे। मैम मैं आपको फ्लैग्स दिखाऊँगी वो, ठीक है? तब आपको ज़्यादा अच्छे से वो उसका होगा। अभी मैं सिर्फ़ इसका इंट्रोड्यूस कर, ओके मैम। जब मैं प्रैक्टिकली जब डेमोंस्ट्रेशन में दिखाऊँगी तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे हाँ जी मैम, से ठीक है। प्रैक्टिकली ओके समझ ओके। आएगा कि फ्लैग्स किस वजह से दिए जाते हैं। ओके मैम। एंड एआई डिटेक्शन में आपको जो भी स्टूडेंट्स आपके एआई यूज़ करके अपना पेपर लिख रहे हैं, वो सारा टेक्स्ट डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन-सा टेक्स्ट एक्चुअली एआई टूल से लिया गया है। तो ये सारे टूल से बेसिकली हेल्प ये मिलती है कि आपको ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स खुद लिख रहे हैं सारा या फिर वो कहीं और से टेक्स्ट ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं। तो उनका वर्किंग स्टाइल आपको समझ आ जाता है, उनका राइटिंग स्किल समझ आ जाता है और ये भी समझ आ जाता है कि क्या स्टूडेंट को कोई परेशानी है खुद से लिखने में या फिर वो जानबूझ के चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सिमिलैरिटी और टेक्स्ट सिमिलैरिटी और प्लेजरिज्म में क्या डिफरेंस है? तो टेक्स्ट सिमिलैरिटी होता है, इसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ, व्हेन द आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अनदर आर प्रेजेंट इन वन्स वर्क। सो बेसिकली कोई भी पेपर जो आप अपलोड कर रहे हैं, उसमें अगर कोई भी टेक्स्ट कहीं भी किसी भी और सोर्स से लिया गया है, किसी वेबसाइट से, किसी और पेपर से या किसी और के स्टूडेंट के पेपर से, वो सब टेक्स्ट को सिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी मैच कंसिडर किया जाता है। प्लेजरिज्म हाउएवर क्या होता है, व्हेन द आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अनदर आर प्रेजेंट इन वंस वर्क विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, क्रेडिट और एट्रीब्यूशन। बेसिकली प्लेजरिज्म वो सब टेक्स्ट होते हैं जो सिमिलैरिटी तो होते ही हैं, दैट मीन्स कहीं से तो मैच कर ही रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट ने उसको प्रॉपर तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया है या फिर उसमें कोई साइटेशन कोटेशन कोई क्रेडिट ऐड नहीं किया है, तब उस टेक्स्ट को प्लेजराइज कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली इसमें समझना ये है कि जो टर्निटिन है, जो रिपोर्ट टर्निटिन प्रोवाइड करती है, उसमें सिमिलैरिटीज शो होता है, टेक्स्ट सिमिलैरिटी, इसीलिए टर्निटिन को बोला जाता है टेक्स्ट सिमिलैरिटी डिटेक्शन टूल। तो जितने भी सिमिलैरिटीज हैं, जितने भी टेक्स्ट जहां से भी मैच किए गए हैं, वो सब हम आपको हाईलाइट करके दे देते हैं। उसमें से उन सारी सिमिलैरिटीज़ को आपको इवैल्यूएट करना होता है क्योंकि आप टीचर हैं, हर चीज़ सॉफ्टवेयर नहीं आपको प्रोवाइड करा सकती। आप ज़्यादा समझते हैं स्टूडेंट को भी, अपने सब्जेक्ट को भी और किस तरीके से चेकिंग होनी है आपके इंस्टीट्यूशन में। तो आप उसको जब एनालाइज़ करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे पेपर को, तब जाके आपको पता चलेगा कि प्लेजराइज़ केसेस कौन-कौन से हैं। दैट मीन्स कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें स्टूडेंट ने लिया तो किसी और सोर्स से है, लेकिन उसमें क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट नहीं डाला है या फिर कोई साइटेशन, कोटेशन कुछ नहीं डाला है। सो दिस इज़ व्हाट योर रोल वुड बी, टू एनालाइज़ प्लेजरिज्म फ्रॉम द पेपर। अब टास्क एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सिमिलैरिटी स्कोर कैसे आप अपने स्टूडेंट्स को सिमिलैरिटी स्कोर कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अपने स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट देते हैं या फिर असाइनमेंट देते हैं जिसमें राइटिंग स्टाइल क्रिएटिव राइटिंग है, दैट मीन्स वहां आप अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका पेपर आपकी खुद के वर्ड से होना चाहिए, खुद के थॉट्स एंड आइडियाज से होना चाहिए, उसमें रिसर्च की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और क्योंकि रिसर्च नहीं आप करने को बोल रहे हैं तो आप कोई भी रेफरेंसेस और साइटेशंस एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे स्टूडेंट को ऐड करने के लिए। इस तरीके के पेपर जहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को खुद अपने वर्ड्स पे लिखने हैं, वहाँ पे जो भी सिमिलैरिटी स्कोर्स आपके स्टूडेंट की तरफ से आएँगे, आप उसको लो सिमिलैरिटी स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे हार्डली 5-10% हो गया, या फिर जो भी आपका आपको सेटअप करना है, तो आप कम सिमिलैरिटी स्कोर एक्सपेक्ट करेंगे अपने स्टूडेंट से। अब कोई पेपर रिसर्च बेस्ड पेपर है, जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिसर्च करके ही पेपर लिखना है, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कोटेशंस कोटेड टेक्स्ट भी ऐड करने पड़ेंगे, दूसरों के जो
पेपर से कुछ थॉट्स एंड आइडियाज़ अपने पेपर में डालने होंगे। उसमें रेफ़रेंसेस और साइटेशंस भी एक्सपेक्ट करेंगे आप कि क्योंकि वो दूसरे के पेपर के साथ रेफ़रेंस ले रहे हैं, तो उसमें रेफ़रेंसेस भी होने चाहिए और कुछ ऐसे टेक्स्ट भी होने चाहिए जिसको एज़ इट इज़ वो किसी और पेपर से कॉपी करके लिख दें। तो दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च बेस्ड। इन रिसर्च बेस्ड पेपर में ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट दूसरे से कॉपी किया गया है, तो वहाँ आप आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उससे हायर सिमिलैरिटी स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ मैक्सिमम जो उसमें कंटेंट होगा, वो कहीं और से लिया गया होगा। ऐसी कोई राइटिंग स्टाइल जो शॉर्ट आंसर रिस्पॉन्स है, जैसे कि क्विज़ बेस्ड कोई भी पेपर है, वहाँ पे भी आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ क्विज़ का आंसर जो भी वो देंगे, वहाँ पे शेयर्ड डेफिनिशंस कोई कॉमन डेफिनिशंस हो या कॉमन टर्म्स एंड फैक्ट्स हो क्योंकि वो 1 या 2 लाइन में ही उनको आंसर देना होगा। तो वहाँ पे भी आप अपना सिमिलैरिटी स्कोर जो स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा हाई ही एक्सपेक्ट करेंगे। ज़्यादातर सब स्टूडेंट्स के आंसर्स सिमिलर ही होंगे। सो बेसिकली पर्पस ये है ये बताने का कि हर प्रोजेक्ट स्टाइल या असाइनमेंट स्टाइल का डिफरेंट काइंड ऑफ सिमिलैरिटी स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपने रिसर्च बेस्ड पेपर दिया है और आप हार्डली 5% सिमिलैरिटी स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से, दैट वुड मीन कि आपके स्टूडेंट रिसर्च ही नहीं कर पाएँगे। वो ऐड ही नहीं कर पाएँगे दूसरे के कंटेंट अपने पेपर में। सो दैट इज़ व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर एक राइटिंग स्टाइल पे, हर एक असाइनमेंट पे आपको पता होना चाहिए कि क्या कितना एक्सपेक्ट करना है अपने स्टूडेंट से और कितना सिमिलैरिटी स्कोर एक्सपेक्ट करना है, अकॉर्डिंगली आप उनका पेपर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 सैंपल पेपर्स हैं। फर्स्ट सैंपल पेपर में 5% सिमिलैरिटी स्कोर है। सेकंड पेपर में 30% सिमिलैरिटी स्कोर है। अब ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर किसी पेपर में कम है सिमिलैरिटी स्कोर, इसका मतलब कि कम टेक्स्ट प्लेजराइज्ड है या फिर बिल्कुल ही प्लेजरिज्म नहीं है उस पेपर में। और जिस पेपर में ज़्यादा सिमिलैरिटी स्कोर है, दैट मीन्स उस पेपर में ज़्यादा प्लेजराइज्ड टेक्स्ट है या ज़्यादा कंटेंट चीट किया गया है इसमें। बट दैट इज़ नॉट द केस, इसीलिए हम ये एग्जांपल दे रहे हैं आपको। जैसे फर्स्ट पेपर में आप देख सकते हैं सिर्फ 5% सिमिलैरिटी स्कोर है। यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ है जो हाइलाइट किया हुआ है, दैट मीन्स ये पैराग्राफ कहीं से कॉपी किया गया है। बट जब आप एज अ टीचर एनालाइज करेंगे, आप ये भी देख सकते हैं कि इस वाले पैराग्राफ में ना कोई कोटेशन है, ना साइटेशन है, ना कोई रेफरेंस है। दैट मीन्स ये कॉपी पेस्टेड तो है कहीं किसी सोर्स से, बट स्टूडेंट ने उसको सही तरीके से एक्नॉलेज किया नहीं है। सो इवन इफ सिमिलैरिटी स्कोर सिर्फ इसका 5% है, इसमें प्लेजरिज्म 100% है, बिकॉज पूरा प्लेजराइज टेक्स्ट है ये। सेकंड वाले पेपर में आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी स्कोर ज्यादा है फर्स्ट से, दैट इज 30%। बट जितना भी हाइलाइटेड टेक्स्ट है, जब आप इसको एक एक देखेंगे, तो पहला आप देखेंगे कि ये एस्से क्वेश्चन है। अब एस्से क्वेश्चन कोई प्लेजराइज टेक्स्ट तो या कुछ चीटिंग तो हुआ नहीं। ये एक कॉमन टॉपिक है जो आपने दिया है स्टूडेंट को लिखने के लिए और हर एक स्टूडेंट ने वो टॉपिक लिखा है, इस वजह से वो हाईलाइट हो गया है यहाँ पे। सेकंड एक साइटेशन है, तो साइटेशन तो आप एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं अपने स्टूडेंट से ऐड करने के लिए। थर्ड एक कॉमन फैक्ट है, तो ये पेपर इज एप्पल्स के ऊपर है। अब कोई स्टेटमेंट जैसे कि एप्पल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये कोई प्लेजराइज टेक्स्ट नहीं हुआ, ये कॉमन फैक्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसको भी प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कोटेशन विद अ साइटेशन, तो ऑब्वियसली कोई भी टेक्स्ट कहीं से कॉपी किया है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोटेशन और साइटेशन ऐड किया जाए। एंड नेक्स्ट इज सर्टेन सेंटेंसेस दैट कैन नॉट बी पैराफ्रेज्ड। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको एज इट इज लिखना पड़ता है, उसको आप सेंटेंस को पैराफ्रेज नहीं कर सकते हैं और उसको एज इट इज लिखा है आपने। एंड लास्ट इज रेफरेंस लिस्ट। ऑब्वियसली रेफरेंस हम कॉपी करते हैं यूआरएल से, तो वो भी एक कहीं से कॉपी किया गया है, बट रेफरेंसेस आप एक्सेप्टेड हैं, तो वो भी इसमें सिमिलैरिटी में शो हो रहा है। तो इस पेपर में हाउएवर सिमिलैरिटी स्कोर तो 30% है, बट प्लेजरिज्म इसमें 0% है क्योंकि कोई भी टेक्स्ट इसमें प्लेजराइज नहीं है।
सो दैट इज़ व्हाई वी ऑलवेज़ से कि सिमिलैरिटी और प्लेजरिज्म में बहुत डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ सिमिलैरिटी देख रहे हैं, तो आप ये इस परसेंटेज को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लेजरिज्म परसेंटेज देख रहे हैं, तो आपको एनालाइज़ या इवैल्यूएट करना पड़ेगा इस पेपर को, और इसमें इससे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई भी टेक्स्ट प्लेजरिज्म की तरफ जा रहा है, या कोई भी टेक्स्ट प्लेजराइज़्ड है या नहीं है। अकॉर्डिंगली आपको पेपर चेक करना है। ऑलराइट। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से टर्निटिन के प्रोडक्ट्स काम करते हैं, आपको किस तरीके से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है टर्निटिन से। अब आई विल बी गोइंग अहेड विद द डेमोंस्ट्रेशन। अब क्योंकि आप टर्निटिन फीडबैक स्टूडियो जो आपका प्रोडक्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी आपको अपना प्रोडक्ट ओपन करना हो, और आई एम श्योर सबको आता ही होगा, लेकिन इन केस आपको फिर भी उसका पता करना है, तो आपको सिंपली www.turnitin.com पे जाना होगा, जो कि टर्निटिन की वेबसाइट है। यहाँ पे लॉगिन का बटन है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन और लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एज़ एन इंस्ट्रक्टर, जो आप, क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर हो टर्निटिन फीडबैक स्टूडियो के, आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। यहाँ पे साइन इन विद गूगल भी है, तो अगर आपके इंस्टीट्यूशन में गूगल वर्कस्पेस अकाउंट भी है, तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड फॉरगॉटन का एक हाइपरलिंक भी है, तो कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप इसके थ्रू रीसेट भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड नहीं है, या आपके पास एक्सेस नहीं है टर्निटिन फीडबैक स्टूडियो का, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कनेक्ट करके ये चेक करवा सकते हैं कि क्या आपको एज एन इंस्ट्रक्टर ऐड किया है या नहीं किया है। अगर आपको ऐड किया है, तो आपके पास एक ईमेल आया होगा एट फ्रॉम नो रिप्लाई एट टर्निटिन डॉट कॉम, उससे आप अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके रेडी हो जाएंगे। अगर आपके पास नहीं आया है ईमेल, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से बोल के अपने आप को ऐड करवा सकते हैं। ओके, सो नाउ आई विल लॉग इन फ्रॉम माय डेमो अकाउंट। अब एज एन इंस्ट्रक्टर जो भी आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं आपको वो बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली exactly कैसे इस पे वर्क करना है। तो ये आपका होम पेज है टर्निटिन फीडबैक स्टूडियो का। आप कुछ मेरे पास यहाँ पे एडिशनल टैब्स लिखे होंगे, जैसे कि ओसी, टीएफएससी, ये आप इनको इग्नोर कर दीजिए, ये मैंने डेमो के लिए ऐड किया है। आई विल जस्ट शो यू दिस वन। आप जब अपना इंस्ट्रक्टर अकाउंट में आएंगे, तो आपको ऐसा ही पेज दिखेगा, जहां पे आपको अपना इंस्टीट्यूशन का नाम ऊपर टॉप पे लिखा होगा। नाउ इसमें जब भी आप एज एन इंस्ट्रक्टर लॉग इन करेंगे, आपका पहला टास्क होगा टू ऐड अ क्लास। ऐड अ क्लास मीन्स जो भी क्लास आप मैनेज कर रहे हैं, या जो भी क्लास में आप पढ़ाते हैं, या जिस भी क्लास के स्टूडेंट्स के पेपर आपको चेक करने हैं, वो क्लास की डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ओके, तो अगर आप एक क्लास मैनेज कर रहे हैं, तो एक क्लास का ऐड कीजिए। 5 क्लास मैनेज कर रहे हैं, तो 5 क्लास का ऐड कीजिए। सो देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। आई हैव एडेड मल्टीपल क्लासेस हियर। तो यहाँ प्लस ऐड क्लास पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लास टाइप चूज करना है स्टैंडर्ड। क्लास नेम आपको लिखना है कि कौन-सी क्लास की डिटेल्स अब आप ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, इंग्लिश क्लास 2025। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल, प्रोटोटाइप एग्ज़ाम्पल है, जो भी आपका क्लास का बैच का नाम है, आप वो डाल दीजिए। एनरोलमेंट की बेसिकली आप कोई भी 6 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। ये सिर्फ़ एक की है, जो क्लास की एक एनरोलमेंट, एक तरीके से आप पासवर्ड भी कह सकते हैं। कोई भी 6 डिजिट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स का बना सकते हैं। सब्जेक्ट एरिया, कौन-सा सब्जेक्ट एरिया आप पढ़ाते हैं या ये क्लास पढ़ती है, कुछ भी आप समझ सकते हैं इसमें, वो आप चूज़ कर लीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें से सब्जेक्ट ऐसा नहीं मिल रहा है आपके जो आप पढ़ाते हैं, आप अदर भी चूज़ कर लीजिए, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन-सा स्टूडेंट लेवल आप पढ़ाते हैं, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो सब आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट डेट,
जिस भी दिन आप ये क्लास बनाएँगे, वो क्लास स्टार्ट डेट हो जाएगी और एंड डेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एग्ज़ैक्टली आफ्टर 1 ईयर होता है। पर जिस भी दिन आपको लगता है कि आपका बैच ओवर हो जाएगा या क्लास खत्म हो जाएगा या सेशन खत्म हो जाएगा, आप वो कैलेंडर से यहाँ पे वो डेट ऐड कर दीजिए। तो बेसिकली क्लास एंड डेट पे आपकी क्लास ऑटोमैटिकली एक्सपायर हो जाएगी। तो जब आपका क्लास की डिटेल्स, ये बहुत ही बेसिक डिटेल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें आपको, आपको बेसिक डिटेल्स ऐड करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपकी क्लास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप मल्टीपल मोर क्लासेस ऐड कर सकते हैं। सॉरी। हाँ। तो जब आपकी क्लास ऐड हो जाएगी, यहाँ पे क्लास आईडी और क्लास नेम भी लिखा होगा, तो कभी भी आपको हमारी कोई भी सपोर्ट टीम से कनेक्ट भी होना होगा, किसी भी वजह से, कोई भी इश्यू की वजह से, तो आप ये क्लास आईडी और क्लास नेम ज़रूर मेंशन कीजिएगा सो दैट उनको ईज़िली पता चल जाए कि कहाँ इश्यू है। अब जब आप एंटर करेंगे क्लास के अंदर, वहाँ पे ये ऊपर जो टैब्स होंगे, उसमें जो फर्स्ट 2 टैब्स हैं असाइनमेंट्स और स्टूडेंट्स, आपको बस इन्हीं 2 में काम करना है। सेकंड स्टेप, क्लास ऐड करने के बाद आपको स्टूडेंट वाले टैब में जाना है और यहाँ पे आपको उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनके आपको पेपर्स चेक करने हैं, वो सब आपको यहाँ पे ऐड कर लेने हैं, ठीक है? अब ऐड करने के 2 तरीके हैं, या तो आप स्टूडेंट को वन बाय वन ऐड कीजिए, एक-एक डिटेल लेके, जैसे कि ऐड स्टूडेंट का यहाँ पे बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके स्टूडेंट का नाम है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस डाल के सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एक-एक करके अपने स्टूडेंट का नाम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको नहीं ऐड करने एक वन बाय वन, तो आपके पास एक बल्क अपलोड का भी ऑप्शन है। आप अपलोड स्टूडेंट लिस्ट पे जाइए। यहाँ पे मोर इन्फो पे आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल फाइल का फॉर्मेट लिखा होगा कि किस तरीके से आपको एक्सेल फाइल में अपने स्टूडेंट्स के नेम ऐड करने हैं। ओके? तो यहाँ पे ये लिखा है, ए कॉलम में फर्स्ट नेम, बी कॉलम में लास्ट नेम, सी कॉलम में ईमेल एड्रेस। इस फॉर्मेट में अगर आप एक्सेल फाइल ऐड करेंगे, मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स आप ऐड कर सकते हैं एक एक्सेल शीट में। तो जब आप वो ऐड कर देंगे, तब आप उस फाइल को यहाँ पे चूज़ करके अपलोड कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे, सारे स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा और ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स का नाम ऐड नहीं हो रहा है, स्टूडेंट के पास भी एक ईमेल जाएगा, जहाँ पे वो अपना टर्निटिन का अकाउंट बना सकते हैं। तो टर्निटिन फीडबैक स्टूडियो में 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, या तो एक एडमिन अकाउंट होता है, एक इंस्ट्रक्टर अकाउंट होता है, एक स्टूडेंट अकाउंट होता है। स्टूडेंट अकाउंट बहुत लिमिटेड एक्सेस वाला होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स को टर्निटिन का अकाउंट बनवाएँगे, तो उससे आप ही का बेनिफिट होगा। ओके? तो इसमें क्या होगा, जैसे ही स्टूडेंट का नाम आप यहाँ ऐड करेंगे, स्टूडेंट की ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल जाएगा, जैसे आपके पास एज़ एन इंस्ट्रक्टर आया होगा टू सेट अप देयर अकाउंट। वो अपना अकाउंट सेटअप करेंगे और अपने स्टूडेंट के अकाउंट में चले जाएँगे। स्टूडेंट के अकाउंट में स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि वो कौन-सी क्लास का पार्ट है, कौन-सी टीचर ने उनको ऐड किया है, कौन से असाइनमेंट्स उसको दिए गए हैं उस साल काम करने के लिए, और एक अपलोड का बटन भी होगा वहाँ पे, जहाँ पे जब उसका पेपर फिनिश हो जाएगा बनने से, तो वो वहीं पे डायरेक्ट अपलोड कर सकता है, जिससे एज़ एन इंस्ट्रक्टर और एज़ अ टीचर आपके पास यहाँ पे उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ओके? एक और बेनिफिट ये होगा कि जब रिपोर्ट बन जाएगी और आप उस रिपोर्ट को चेक करेंगे, अगर आप उसके लिए कोई फीडबैक भी अगर छोड़ते हैं, तो स्टूडेंट अपने ही टर्निटिन के अकाउंट में उस रिपोर्ट को और फीडबैक को देख सकता है कि मेरे जो टीचर हैं उन्होंने क्या-क्या चेंजेस मुझसे माँगे हैं, और वहीं से री-अपलोड भी कर सकता है। तो बेसिकली बेनिफिट ये है कि आपको आपके स्टूडेंट्स के पेपर अपलोड करके उनको रिपोर्ट्स अलग से नहीं सेंड करने पड़ेंगे, स्टूडेंट खुद अपने अकाउंट में खुद अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये एक ऑप्शन है। आप अगर चाहते हैं कि आप हाफ ऑफ द वर्क स्टूडेंट्स पे डेलीगेट करें, तो आप स्टूडेंट के अकाउंट्स बनवाना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट से काम करें, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली ओके।
ओके? तो एज़ आई सेड, जो क्लास बनाने के बाद सेकंड स्टेप है वो है स्टूडेंट ऐड करना, जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कभी भी कोई स्टूडेंट अगर छोड़ भी देता है इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे डिलीट का बटन है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लॉक का भी बटन है, अगर आप लॉक करते हैं तो उसका जो भी लॉगिन एक्सेस होगा टर्निटिन पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब कि उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क स्टूडेंट के बाद आता है असाइनमेंट्स। अब आपको बेसिकली ये ऐड करना है कि क्या-क्या असाइनमेंट्स आपने अपने स्टूडेंट्स को काम करने के लिए दिया है या फिर आप देने वाले हैं इन कमिंग टाइम। तो यहाँ पे ऐड असाइनमेंट का बटन है, आपको ये क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको असाइनमेंट का जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, असाइनमेंट मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप दे रहे हैं या कोई पेपर किसी टॉपिक पे काम करने के लिए आप दे रहे हैं, उसकी बेसिक डिटेल्स आपको ऐड करनी है। ये पेज अभी ओपन होगा। इ ओके। यहाँ पे आपको अपने असाइनमेंट का टाइटल डालना है कि कौन-सा प्रोजेक्ट आप या असाइनमेंट आप अ, बनवाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट से। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हैं कि क्या किस तरीके के पेपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना वर्ड लिमिट, क्या-क्या आपको एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। नेक्स्ट है सबमिट पेपर्स टू। अब ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर रखा होगा प्लेटफ़ॉर्म, तो दे ऑलरेडी नो अबाउट दिस। इसमें बेसिकली आपको ये चूज़ करना है कि कौन-सी रिपॉज़िटरी में ये सारे पेपर्स जो आपके स्टूडेंट्स के इस वाले प्रोजेक्ट में आएँगे, वो सेव होंगे। ओके? अब यहाँ पे 3 तरीके के ऑप्शंस हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं स्टैंडर्ड पेपर रिपॉज़िटरी, इसका मतलब ये है कि जितने भी पेपर्स यहाँ पे आएँगे, आपके स्टूडेंट्स के, अगर सपोज़ आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, तो जितने भी 10 प्रोजेक्ट्स आएँगे अबाउट दिस प्रोजेक्ट XYZ, वो सारे टर्निटिन की रिपॉज़िटरी में ऑटोमैटिकली सेव हो जाएँगे। ओके? एंड टर्निटिन की रिपॉज़िटरी मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड रिपॉज़िटरी, जो कि ग्लोबली एक हमारी रिपॉज़िटरी है उसमें। रिपॉज़िटरी में सेव करने का मतलब होता है कि वो ग्लोबली कहीं भी कंपैरिज़न के लिए यूज़ की जाएगी। तो अगर किसी और कंट्री में भी किसी भी स्टूडेंट ने आपके स्टूडेंट के पेपर के साथ कोई भी टेक्स्ट लिया होगा और अपने पेपर में ऐड किया होगा, तो उसके रिपोर्ट में वो आ जाएगा। ओके? इंस्टीट्यूशन पेपर रिपॉज़िटरी क्या होता है? आपकी इंस्टीट्यूशन की प्राइवेट रिपॉज़िटरी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ये पेपर्स हैं सिर्फ़ आप ही के इंस्टीट्यूशन की प्राइवेट रिपॉज़िटरी में सेव हो, तो आप इंस्टीट्यूशन पेपर रिपॉज़िटरी चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो आपके स्टूडेंट के पेपर्स होंगे, सिर्फ़ आपके विदिन योर इंस्टीट्यूशन वो कंपैरिज़न यूज़ होगा। तो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन से कोई भी स्टूडेंट अगर आपके स्टूडेंट से चीट करता है, तो वो उसकी रिपोर्ट में नहीं शो करेगा, क्योंकि वो सिर्फ़ आप ही के प्राइवेट रिपॉज़िटरी में सेव्ड है। ठीक है? एंड थर्ड इज़ डू नॉट स्टोर द सबमिटेड पेपर्स। तो अगर आपको कोई भी पेपर को किसी भी रिपॉज़िटरी में सेव नहीं करना है, किसी भी कंपैरिज़न के लिए, तो आप डू नॉट स्टोर द सबमिटेड पेपर्स चूज़ कीजिएगा। अब यहाँ को आपको बहुत केयरफुली ये समझना है कि अगर कोई भी पेपर आप अपलोड कर रहे हैं जिसको आप री-अपलोड करना चाहते हैं या चेंज करके फिर से आप टर्निटिन में अपलोड करना चाहते हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप डू नॉट स्टोर द सबमिटेड पेपर्स चूज़ कीजिए। क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस पेपर, ड्राफ्ट पेपर अगर आप हमारी किसी भी रिपॉज़िटरी में सेव कर देंगे, तो वो कंपैरिज़न के लिए यूज़ हो जाएगा। और फिर जब आप फाइनल पेपर उसी प्रोजेक्ट का फाइनल पेपर अपलोड करेंगे, तो उसका जो रिपोर्ट है परसेंटेज वो बहुत हायर साइड शो करेगा। ओके? सो अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना है कि कौन-सी रिपॉज़िटरी आपके लिए बेस्ट है। अगर कोई भी रिपॉज़िटरी आपके लिए नहीं यूज़फुल है, तो आप डू नॉट स्टोर द सबमिटेड पेपर्स चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैक्सिमम ग्रेड। सो बेसिकली फीडबैक स्टूडियो में आप सिर्फ पेपर का रिपोर्ट नहीं चेक कर रहे हैं, आप ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप
स्कोरिंग भी कर सकते हैं उसमें। तो अगर आपको लगता है इस पेपर की आपको कोई स्कोरिंग वैल्यू देनी है, जैसे आउट ऑफ 100 चेक करना है, 50, 10, 5 व्हाटएवर आपको आपके इंस्टीट्यूशन में जैसा भी इसका वो है, आप यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं वो। अदरवाइज़ नहीं है यूज़फुल तो आप उसको ऐसे की ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। स्टार्ट डेट मतलब कब से आपके स्टूडेंट्स को उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ड्यू डेट कब तक उनको सबमिट करना है एंड फीडबैक रिलीज़ डेट कब से वो आप जो भी फीडबैक उनके लिए छोड़ेंगे उस रिपोर्ट में कब से वो उसको चेक कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर डेट्स आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। आपके स्टूडेंट्स अपने खुद के टर्निटिन अकाउंट में ये सारे डेट्स भी देख सकते हैं, जिससे उनको ये पता रहे कि इस डेट से मुझे शुरू करना है, इस डेट को मुझे सबमिट करना है। अब जब आप ऑप्शनल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स हैं जिसको आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल्स हैं लेकिन आप इसको ज़रूर चेक करके कुछ भी आपको इनेबल करना है तो आप कर भी सकते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ अलाउ लेट सबमिशंस। तो अगर सपोज़ आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स इवन ड्यू डेट के बाद भी अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं, तो आप इसको अलाउ रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ड्यू डेट इज़ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तो आप इसको डिसअलाउ कर दीजिएगा। ओके? ऐसे ही एक और सेटिंग है सिमिलैरिटी रिपोर्ट की कि सिमिलैरिटी रिपोर्ट कब जनरेट होना चाहिए। ओके? अब यहाँ पे 3 तरीके के ऑप्शंस हैं। जैसे ही पेपर अपलोड होगा, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाला टैब यूज़ करेंगे तो रिपोर्ट इमीडिएटली जनरेट होगी विदिन सेकंड्स, लेकिन वो फाइनल रिपोर्ट होगी और स्टूडेंट उसको रीसबमिट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स उनके पास कोई रीसबमिशन का बटन नहीं आएगा। वो एक फाइनल रिपोर्ट होगी, उसमें आप चेंजेस करके दोबारा रीअपलोड नहीं कर सकते हैं। ओके? अगर आप टैब दूसरा वाला चूज़ करेंगे जनरेट रिपोर्ट्स इमीडिएटली, इसमें भी रिपोर्ट इमीडिएटली ही जनरेट होगी जैसे ही आप अपलोड करेंगे। बट ड्यू डेट तक स्टूडेंट्स कभी भी रीसबमिट कर सकते हैं। ओके? तो अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार आप कभी भी रीसबमिट करना है कर सकते हैं। शुरू के 3 रीसबमिशन तक रिपोर्ट तो इमीडिएटली जनरेट होगी। लेकिन 3 रीसबमिशन के बाद रिपोर्ट 24 घंटे बाद जनरेट होगी। ओके? एंड थर्ड इज़ जनरेट रिपोर्ट्स ऑन ड्यू डेट। अब अगर आप चाहते हैं कि रिपोर्ट इमीडिएटली जनरेट नहीं हो लेकिन जिस दिन जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, सिर्फ़ उसी दिन जनरेट हो, तो आप ये थर्ड वाला टैब यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ड्यू डेट तक कभी भी अपना पेपर रीसबमिट कर सकते हैं। ओके? तो यहाँ पे आपको जो सेटिंग सूटेबल लगती है, आप उसको रीड करके उसको इनेबल कर सकते हैं। सेकंड इज़ अलाउ स्टूडेंट्स टू व्यू सिमिलैरिटी रिपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स भी सिमिलैरिटी रिपोर्ट उनको अपने अकाउंट में दिख जाए जैसे ही पेपर अपलोड होगा, तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं चाहते हैं कि वो सिमिलैरिटी रिपोर्ट देखें, तो आप इसको डिसअलाउ कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट एक्सक्लूजन्स आते हैं कि आप अपने जितने भी रिपोर्ट्स आपके अकाउंट में जितने भी पेपर्स अपलोड होंगे, जितनी भी रिपोर्ट्स बनेंगी, उसमें से आपको अगर सब में से बिब्लियोग्राफी मटेरियल्स, कोटेड मटेरियल्स, स्मॉल सोर्सेज़ कुछ भी अगर आपको एक्सक्लूड करना है, तो आप यहाँ से एक्सक्लूजन का इनेबल कर सकते हैं। ओके? तो ऑटोमैटिकली रिपोर्ट जो जनरेट होगी वो बिब्लियोग्राफी के बिना जनरेट होगी या कोटेड टेक्स्ट के बिना जनरेट होगी। ओके? तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सक्लूजन्स हैं, जो भी आपको एक्टिवेट करना है कर सकते हैं, नहीं करना तो आप छोड़ भी सकते हैं। एंड देन आप सिंपली सबमिट कर दीजिएगा। जब आपका सबमिट हो जाएगा तो ये वाला प्रोजेक्ट का जो डिटेल्स है या असाइनमेंट की डिटेल है, वो असाइनमेंट वाले पेज में यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है? जैसे कि मैंने मल्टीपल असाइनमेंट्स बना रखे हैं, आप भी मल्टीपल असाइनमेंट्स बना सकते हैं। आप यहाँ पे और भी असाइनमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। ओके? जब भी आप असाइनमेंट बना के फिर छोड़ देंगे, यू विल गिव सम टाइम फॉर योर स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। और जब आप इस पेज पे दोबारा आएँगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके हर एक प्रोजेक्ट पे कितने लोगों ने सबमिशन किया है। तो मैंने 9 स्टूडेंट्स को ऐड किया था जिसमें से
ये डेमो वाला असाइनमेंट 2 ने सबमिट किया है, एस्से ऑन इंडिया 1 ने सबमिट किया है, इंग्लिश एस्से 2 ने सबमिट किया है और ये वुमेन एम्पावरमेंट वाला किसी ने सबमिट नहीं किया है। तो आपको इसका स्टेटस पता चल जाएगा, ओके? अब आप व्यू पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू पे, तो आप वो सारे पेपर्स देख सकते हैं जो यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं, ओके? अब ये भी हो सकता है कि आपसे आपके स्टूडेंट्स खुद अपने अकाउंट से सबमिट कर दें, आप बस यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे दोनों ये स्टूडेंट्स ने खुद जाके सबमिट कर दिया है, ओके? उसका रिपोर्ट ये रहा। अब अगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद से सबमिट अभी तक नहीं किया है, रादर कुछ आपके स्टूडेंट्स ने टर्निटिन में अपलोड करने की बजाय आपको ईमेल कर दिया है कि ये मेरा पेपर है, इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ, ओके? तो उस पेपर को आपको यहाँ से सबमिट करना है, यहाँ पे आपका सबमिट बटन है, यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट के बिहाफ पे अपलोड कर सकते हैं पेपर, ओके? यहाँ पे आपको उस स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट करना है, सबमिशन टाइटल जो भी उसका प्रोजेक्ट का टाइटल है, व्हाट कैन आई सबमिट मतलब यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप चेक कर लीजिएगा एंड चूज़ फ्रॉम दिस कंप्यूटर में आप चूज़ कर लीजिए उस पेपर को और अपलोड कर दीजिए। इस तरीके से आप आपके स्टूडेंट का पेपर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड करेंगे रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और आप इस रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं। ओके? अब मैं बिफोर शोइंग यू दिस रिपोर्ट अगर कोई भी पेपर आपका बाय एनी चांस रिपॉजिटरी में सेव हो जाता है और अब आपको डिलीट करना है रिपॉजिटरी से, तो आपको क्या करना होगा? उस पेपर को पहले सिलेक्ट करना होगा, जो भी पेपर रिपॉजिटरी में सेव है या जो आप डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, उस पे ऑप्शंस पे जाइए और लास्ट वाला ऑप्शन रिक्वेस्ट परमानेंट डिलीशन उस पे क्लिक कीजिए। जब आप ये करेंगे तो ये रिक्वेस्ट चली जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर पे और एडमिनिस्ट्रेटर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तब पेपर आप रिपॉजिटरी से डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। ओके? तो बाय एनी चांस आपने कोई भी पेपर अगर रिपॉजिटरी में सेव किया है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको ये परमानेंट डिलीशन वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। रिमूव फ्रॉम इनबॉक्स सिर्फ़ यहाँ से रिमूव करता है, तो अगर कोई पेपर रिपॉजिटरी में सेव नहीं है और आपको डिलीट करना है, तो आप रिमूव फ्रॉम इनबॉक्स कर सकते हैं। लेकिन रिपॉजिटरी वाला पेपर आपको रिक्वेस्ट परमानेंट डिलीशन ही करना होगा। ओके, तो ये था प्रोसेस अपलोड का कि पहले आपको बेसिक डिटेल्स ऐड करनी है अपनी क्लास की, स्टूडेंट्स की, असाइनमेंट्स की, फिर आप उन पेपर्स को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। अब रिपोर्ट जब आप ओपन करेंगे, जैसे कि ये एक स्टूडेंट का रिपोर्ट मैं ओपन कर रही हूँ, तो रिपोर्ट ओपन करने के बाद आपको उस रिपोर्ट को कैसे एनालाइज़ करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे कि ये एक रिपोर्ट है, ये एक पेपर है जो मैंने अपलोड किया है। आप देख सकते हैं इस पेपर में बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जो हाइलाइटेड हैं, दैट मीन्स वो किसी न किसी सोर्स से लिया हुआ है, ओके? अब यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इस पेपर को एनालाइज़ करने के लिए। सबसे पहले आपको ये रेड टूल्स यूज़ करने होंगे। इन रेड टूल्स में जो फर्स्ट टैब है उसको बोलते हैं फ्लैग्स। ये वो फ्लैग्स हैं जो मैं इनिशियली आपको बता रही थी। फ्लैग्स बेसिकली वो होते हैं जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि आप क्या आपके स्टूडेंट्स ने कोई भी टेक्स्ट अपने पेपर में हाइड कर रखा है या कुछ चेंजेस कर रखे हैं अपने पेपर में जिससे कि उसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट में उसका वो वाला टेक्स्ट शो ना हो। ओके? अब यहाँ पे 2 तरीके के फ्लैग्स हम शो करते हैं, पहला हिडन टेक्स्ट, सेकंड रिप्लेस्ड कैरेक्टर्स। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे ये एक टेक्स्ट है, ये एक पैराग्राफ है, राइट? जब इस पैराग्राफ को आप खुद से अपनी आँखों से देखेंगे तो आपको कुछ भी इसमें ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको कुछ क्वेश्चनेबल लग रहा हो या फिर स्टूडेंट ने कुछ तो इसमें मैनिपुलेशन किया है, ऐसा आपको खुद से नहीं पता चल पाएगा। हाउएवर जब आप हिडन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स ऐड किए हुए हैं हर एक वर्ड के बीच में, जिस जो कि
ऐड तो किए गए हैं पर वो हमारी आईज़ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स स्टूडेंट ने इन सारे एडिशनल कैरेक्टर्स को ऐड तो किया है, पर उसको व्हाइट कलर से पेंट कर दिया है, जिससे कि वो बैकग्राउंड के पीछे हाइड हो जाए। उसके अलावा स्टूडेंट ने कुछ एडिशनल लाइन्स भी ऐड कर रखी हैं यहाँ पे और उसको भी व्हाइट कलर से पेंट कर दिया है, जिससे कि कैरेक्टर काउंट एक तो इंक्रीज़ हो जाए, वर्ड काउंट जो होता है, वर्ड काउंट इंक्रीज़ हो जाए और ये यहाँ पे हाइड हो जाए बैकग्राउंड के पीछे। उससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट के हिसाब से स्टूडेंट को लग रहा है कि अगर मैं ऐसे बीच में एडिशनल कैरेक्टर, वर्डिंग्स वगैरह ऐड कर दूँगा, तो जो ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने कहीं से कॉपी किया है, वो पैराग्राफ सिमिलैरिटी रिपोर्ट में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ-कुछ ऐड करके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। ओके? बट हम उसको फ्लैग्स में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे इंटेंशनली कोई किसी चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स ही इज़ इंटेंशनली ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट कि उसने कहीं से कॉपी किया है। ओके? इसीलिए उसको फ्लैग्स में कंसिडर किया जा रहा है। तो पहला फ्लैग है हिडन टेक्स्ट, सेकंड फ्लैग है रिप्लेस्ड कैरेक्टर्स। अब एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये पैराग्राफ आपको दिखाती हूँ, इस भी पैराग्राफ में आपको नहीं पता चलेगा कि क्या स्टूडेंट ने मैनिपुलेशन करी है। बट आप जब रिप्लेस्ड कैरेक्टर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ओ हैं जो हाइलाइट किए गए हैं। दैट मीन्स ये जो ओ है जो हाइलाइट किए गए हैं यहाँ पे रेड बॉक्सेस में, ये इंग्लिश का ओ कैरेक्टर नहीं है। दैट मीन्स ये उसको लैटिन कैरेक्टर बोलते हैं। लैटिन कैरेक्टर नहीं है जो हमारे इंग्लिश के कैरेक्टर्स होते हैं। ये एक ग्रीक कैरेक्टर है जो ओ की तरह दिखता है। ओके? इंग्लिश का ओ और ये वाला ग्रीक कैरेक्टर सिमिलर लुकिंग कैरेक्टर है, तो स्टूडेंट ने ये एडवांटेज लेके जितने भी इंग्लिश के ओज़ हैं, कुछ-कुछ जो इंग्लिश के ओज़ हैं, वो रिप्लेस करके ग्रीक का कैरेक्टर ऐड कर दिया है। उससे क्या होता है, जो जनरली अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं किसी भी पैराग्राफ में, तो उस पैराग्राफ का एल्गोरिथम चेंज हो जाता है और स्टूडेंट्स को लगता है कि वो सिमिलैरिटी रिपोर्ट में तो दिखाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को। बट हम अगेन उसको फ्लैग्स में इसलिए शो करते हैं क्योंकि स्टूडेंट इंटेंशनली उसमें कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिससे वो चीटिंग बिहेवियर शो हो रहा है उनका। ओके? तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप फ्लैग्स चेक करें हमेशा। फ्लैग्स में आपको स्टूडेंट का इंटेंशन पता चल जाएगा कि स्टूडेंट का इस पेपर में क्या इंटेंशन रहा है। ओके, दैट्स इट। उसमें कोई भी परसेंटेज नहीं होता, कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ़ आपको स्टूडेंट का इंटेंशन पता चलता है कि क्या स्टूडेंट ने कहीं किसी भी तरीके की चीट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहा है या इस तरीके के अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए हैं। सो दिस इज़ द फ्लैग्स। सेकंड इज़ दिस 37 परसेंटेज, दैट मीन्स 37 हमारा रिपोर्ट परसेंटेज है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हर एक टेक्स्ट वेल कलर कोडेड है, नंबर कोडेड है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 नंबर वाला टेक्स्ट यहाँ इंटरनेट सोर्स से लिया हुआ है। तो ये इंटरनेट सोर्स जो 11% है, दैट मीन्स मैक्सिमम कंटेंट इस वाले इंटरनेट सोर्स से लिया हुआ है। लेकिन जब आप ये एरो पे क्लिक करेंगे तो और भी ऐसे काफ़ी सोर्सेज़ दिखेंगे जहाँ से यही सेम टेक्स्ट मैच हो रहा है। ओके? आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट पेपर्स हैं जो कहीं से लिए हुए हैं, जैसे कि होम्स कम्युनिटी कॉलेज में भी एक पेपर सबमिट है जहाँ पे सेम टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे सोर्सेज़ आपको यहाँ पे दिख जाएँगे। तो ऐसे आपको सॉरी 1 मिनट। तो इस तरीके से आप बेसिकली देख सकते हैं कि कितना कौन-सा टेक्स्ट कहाँ से कॉपी किया गया है। आप उसको एनालाइज़ कीजिए, आप उसको चेक कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए कि इनमें से कितने टेक्स्ट हैं जो कि वेल कोटेड, वेल साइटेड हैं। कितने टेक्स्ट ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और कौन से टेक्स्ट ऐसे हैं जो वाक़ई में एक चीटेड टेक्स्ट हैं या प्लेजराइज़्ड टेक्स्ट हैं। नेक्स्ट आता है ऑल सोर्सेज़। यहाँ पे जितने भी सोर्सेज़ जो हम अपने रिपॉज़िटरी से आपको दिखा सकते हैं, जिससे जहाँ से सारा ये टेक्स्ट लिया हुआ है, वो सारे हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देते हैं। कोई भी आपको सोर्स एक्सक्लूड करना है, तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं इफ यू वांट। तो यहाँ सोर्स एक्सक्लूड कर कर भी सकते हैं आप यहाँ पे।
जैसे ही आप सोर्सेज़ एक्सक्लूड करेंगे, आपका जो परसेंटेज है, वो रीवैल्यूएट होता है। अभी ये रीवैल्यूएट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने रेलेवेंट सोर्सेज़ नहीं एक्सक्लूड करे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आप एक्सक्लूजन्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक फ़िल्टर का टैब है। इस फ़िल्टर से आप कुछ कोटेड टेक्स्ट, बिब्लियोग्राफ़ीज़ या सोर्सेज़, स्मॉल सोर्सेज़ एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप हर एक रिपोर्ट में एक सेपरेट एक्सक्लूजन्स ऐड ऑन कर सकते हैं और एक नई रिपोर्ट उससे जनरेट हो जाएगी। एंड लास्ट इज़ एक्सक्लूडेड टेक्स्ट, तो जितने भी टेक्स्ट आप एक्सक्लूड करेंगे या सोर्सेज़ एक्सक्लूड करेंगे, वो यहाँ लिस्ट डाउन हो जाएँगे। नाउ ये एक तरीका है सिर्फ इवैल्यूएशन का कि आप इवैल्यूएट कर रहे हैं पेपर को और देख रहे हैं कौन-सा टेक्स्ट कहाँ से मैच हो रहा है। अब अगर आपको कुछ भी कमेंट अपने स्टूडेंट्स को देना है या फिर फीडबैक देना है कि ये टेक्स्ट को आपको दोबारा लिखना है या फिर इस टेक्स्ट में साइटेशन ऐड करना है, कोटेशन ऐड करना है, तो आप एक फीडबैक भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ मुझे यहाँ पे फीडबैक देना है, तो मैं जो भी टेक्स्ट पे मुझे फीडबैक देना है, मैं उसको हाइलाइट करूँगी ऐसे और यहाँ पे एक बबल बॉक्स आ जाएगा। उस बबल बॉक्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपना कमेंट लिख सकती हूँ। कोट दिस टेक्स्ट। तो जब मैं ऐसे करूँगी, इस बबल कमेंट को मैं कहीं भी साइड में व्हाइट एरिया में भी डाल सकती हूँ। तो जभी भी मैं ऐसे करूँगी, तो जब मेरे स्टूडेंट्स देखेंगे कि एक बबल कमेंट एडेड है, तो वो रीड कर पाएँगे कि क्या किस तरीके का चेंजेज़ एक्सपेक्टेड है मेरे टीचर को। यहाँ पे कोटेशन मिसिंग है, यहाँ पे साइटेशन मिसिंग है, यहाँ पे इस तरीके से चेंजेज़ लेके आने हैं, आप उसको यहाँ कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं। उसके अलावा ये ब्लू टूल्स हैं यहाँ पे। जब आप फर्स्ट वाले पे करेंगे तो यहाँ पे क्विक मार्क्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, बैंक्स हैं जो आप पहले से यूज़ कर सकते हैं, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं रादर देन राइटिंग। सेकंड फीडबैक समरी है, इस फीडबैक समरी में आप एक टेक्स्ट कमेंट दे सकते हैं। पूरा पेपर चेक करने के बाद आपको जो भी फीडबैक देना है इस पेपर के से रिलेटेड, आप यहाँ पे पूरा टेक्स्ट कमेंट लिख सकते हैं वो, या फिर वॉइस कमेंट भी दे सकते हैं। तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके अपना पूरा कमेंट या फिर जो भी फीडबैक है रिलेटेड टू दिस पेपर वो दे के उसको स्टॉप करके सेव कर दीजिए। तो आपके स्टूडेंट जभी भी रिपोर्ट देखेंगे या ये वाला रिपोर्ट ओपन करेंगे, तो वो पूरा आपकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और यहाँ पे रूब्रिक्स है थर्ड वाला, जो कि ग्रेडिंग पर्पस के लिए है। तो अगर आपके पास कोई भी ग्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, आपको ग्रेड करना है पेपर, तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप अपना ग्रेडिंग फॉर्म अपलोड कर सकते हैं या बना भी सकते हैं और ये ग्रेडिंग्स आप चूज़ कर सकते हैं। ग्रेडिंग बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके लिए एनी टाइम कभी भी यूज़फुल होगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं रूब्रिक्स का इस वाले सेक्शन का अलग से आपको एक्सप्लेनेशन बता दूँगी। अब नेक्स्ट है एआई राइटिंग। तो क्विकली मैं एआई राइटिंग भी आपको दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ एआई रिपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे, तो ये एआई का एक सेपरेट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये दिखेगा कि कौन-सा टेक्स्ट है मेरे स्टूडेंट के पेपर में जो एआई से लिया गया है। दैट मीन्स अगर सपोज़ आपके स्टूडेंट ने चैट जीपीटी में पे जाके ये पूरा टेक्स्ट कॉपी करके अपने पेपर में डाल दिया है, तो वो पूरा एआई डिटेक्शन में शो करेगा। ओके, यहाँ पे अभी हम सिर्फ एआई जनरेटेड ओनली दिखा रहे हैं। एआई जनरेटेड ओनली मतलब कि सिर्फ एआई से कॉपी पेस्ट किया गया है। कभी-कभी स्टूडेंट्स अपने एआई से लिया हुआ टेक्स्ट भी पैराफ्रेज़ करते हैं एआई सॉफ्टवेयर से। ओके, हम उसको भी एआई रिपोर्ट पे दिखाते हैं कि ये टेक्स्ट एआई से पैराफ्रेज़ किया गया है। तो ये जो परसेंटेज है, ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा ये पता करने के लिए कि स्टूडेंट कितना एआई में इन्वॉल्व्ड है, कितना पेपर एआई से लिख रहा है, क्या इतना परसेंटेज एआई एक्सेप्टेड है या नहीं आपके इंस्टीट्यूशन में, ये आपको बेसिकली एनालाइज़ करना है। ओके, तो अगर सपोज़ पूरा 90% ऑफ द टेक्स्ट स्टूडेंट ने एआई से लिया हुआ है, तो ये कंसर्निंग फैक्ट है। राइट, तो वो चीज़ आप अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि अपने वर्ड्स पे लिखने की कोशिश करें जिससे ये परसेंटेज डाउन हो।
ओके। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एआई राइटिंग रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। बाकी जो ये जो रिपोर्ट है सिमिलैरिटी रिपोर्ट, ये आप यहाँ सेटिंग्स पे जाके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये रिपोर्ट भी डाउनलोड हो जाएगा। ओके? तो ये है बेसिकली हाउ टू इवैल्यूएट दिस पेपर। आप डेफिनिटली आई वुड रिकमेंड कि आप प्रॉपर तरीके से इसको इवैल्यूएट करें, उस पे फीडबैक का भी ऑप्शन यूज़ करें, जिससे आपके स्टूडेंट को एटलीस्ट ये पता हो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके पेपर में और आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ऑन द टॉप यहाँ पे मैसेजेस का टैब है, आप अपने मैसेजेस देखते रहिएगा। हेल्प का बटन है, तो डू चेक हेल्प सेक्शन। कभी भी आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप हेल्प के टैब पे गाइड्स हमारा पेज है गाइड्स का, वहाँ पे जाके किसी भी आर्टिकल पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ से भी मिल सकता है। So that's it. This is my demonstration of how to use Turnitin Feedback Studio. Uh, उसके अलावा I'll just show you some more slides and then I'll take up your questions also. ये वर्कफ्लो रिकैप है, क्विकली मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको अपना जो रिपोर्ट है वो चेक करना है। सबसे पहले आपको फ्लैग्स चेक करने हैं, फिर एआई स्कोर आप चेक कर सकते हैं पहले कि एआई कितना यूज़ किया हुआ है। फिर आप सिमिलैरिटी मैचेस चेक कीजिए, कौन-सा टेक्स्ट कहाँ से मैच कर रहा है और अकॉर्डिंगली फीडबैक्स दीजिए अपने स्टूडेंट को। ज़रूरी ये है कि आप इस रिपोर्ट से ये फाइंड आउट करें कि आपके स्टूडेंट में कुछ ना कुछ स्किल बेस्ड इश्यू है, दैट मीन्स उनको लिखना नहीं आता है ढंग से या फिर वो लिख नहीं पा रहे हैं या फिर एकेडमिक इंटेग्रिटी इश्यू है, दैट मीन्स वो उनके अंदर एक चीटिंग बिहेवियर है जो वो यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट को एनालाइज़ कीजिए और अपने स्टूडेंट को एक अपॉर्च्युनिटी दीजिए टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। गाइड्स मैंने आपको बता ही दिया है। इन केस फ्यूचर में कोई भी इश्यू आता है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। योर एडमिनिस्ट्रेटर इज़ कनेक्टेड टू अस, सो एनी ऑफ योर क्वेरीज़ विल बी पास्ड ऑन टू टर्निटिन थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप हमारी कॉमन ईमेल पे डाल सकते हैं southasiadash-onboarding@turnitin.com। वेल ये एंड है मेरे सेशन का। बिफोर आई टेक अप योर क्वेश्चन, आई क्विकली वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस ट्रेनिंग सेशन पे अगर आप छोटा-सा फीडबैक दे सकते हैं तो ये क्यूआर कोड है, आप अपने कैमरा से भी स्कैन कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म पे जाएगा। आप इसमें अगर अपना फीडबैक ऐड करेंगे कि कैसा आपको लगा ट्रेनिंग, क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए, तो इट वुड बी एक्सट्रीमली यूज़फुल टू अस। So I would request you to please go ahead, and if anyone would like to ask question at this point, you can ask me. नमस्कार मैम। Yes, sir. मैडम एक वो एआई का आप एक बारी बताना मैडम को। मैडम हाँ जी सर। संदीप मैडम एक बारी हाँ जी, हाँ पूछ जी। लीजिए क्योंकि एआई का जो है हमारी अभी उसमें हुआ नहीं है, तो कैसे करेंगे एक बारी आप दोबारा पूछ लीजिए। ओके सर, अभी कुछ सर एआई का क्या इशू आ रहा है? आप मतलब क्या नहीं देख पा रहे हैं उसमें? आप मुझे बता सकते हैं? हेलो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बता दीजिए कैसे करना है। सर कैसे करना है मतलब देखिए जैसे कि मैंने अभी फ़ोन पे भी बताया था हम्म। कि एआई ऑलरेडी एक्टिवेटेड है आपके एडमिन अकाउंट से, तो जनरली ये जो एआई का बटन होता है ये यहाँ पे दिखता है। 1 मिनट में फिर से ओपन करती हूँ इसको। आपको मुझे बताना है कि आपको क्या दिख रहा है क्योंकि जो मैंने चेक करवाया मैम से भी कि आपका एआई का जो सेटिंग है वो एक्टिवेटेड है। जी, एक्टिवेट टाइम है। जी, तो जभी भी आप रिपोर्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे एआई का बटन यहाँ पे आएगा नीचे। हाँ जी मैम। तो अब क्या इश्यू आ रहा है आप ये बताइए? ये सर ने कहीं चेक किया होगा किसी बच्चे ने। जी।
उनका इशू आ रहा है मैम, एआई का। वो कह रहे हैं कहीं और चेक कर रहे हैं तो उसमें एआई नहीं दिखा रहा, अपने वाले में शो हो रहा है। सर कहीं और मतलब कहाँ कहीं और? मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट से किया हुआ। मैम मैं नहीं नहीं दूसरे। मैडम, क्या है कि जैसे मैंने अपनी मेल आईडी खोल रखी है, मेल जी आईडी से, तो जी मेरे को जैसे मान लीजिए चेक करना हो कि वो एक्टिव है या नहीं है, वो कैसे होएगा? सर देखिए, पहली बात तो एडमिन की साइड से तो एक्टिव है, दैट मीन्स सबके लिए एक्टिव होगा। आपके इंस्टीट्यूशन में जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं सबके लिए एक्टिव होगा, हाँ ठीक जी। है? अगर मैं भी एक इंस्ट्रक्टर होंगी आपके इंस्टीट्यूशन की तो ये एआई एक्टिवेट होगा मेरे लिए, तो आप जितने भी रिपोर्ट बनेंगे आपके इंस्टीट्यूशन में सब में एआई यहाँ पे दिखेगा। मैं अभी जो है मैंने रिसेंटली जो है 4 दिसंबर का किया था, उसमें एआई का देख लेता हूँ, चार सर तारीख आप को। फिर से ओपन करिए वो वाला रिपोर्ट हाँ और जी। इसको चेक कीजिए। गुड आफ्टरनून दीपक सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। सर ये जो है ना एआई का एक्टिवेट तो सभी में ही है। अब हाँ हो हमें गया। एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी लेवल पर तो ये देखना होगा कि मतलब हम्म। एआई के लिए एक्सेप्टेंस जो हमारी लिमिट्स है वो कितनी होगी, तो वो तो हमें खुद अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पर अपने ऑर्डिनेंस में देखनी होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कि उसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं वो कितनी है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और अच्छा। मैडम एक क्वेश्चन मेरा है आपसे। सर जी सर बताइए। मैडम इसमें सबसे बड़ा इशू जो आता है खासतौर पर जैसे हम जो सोशल साइंसेस से जुड़ी हुई जो रिसर्च है, तो इसमें हमारे जो ऑर्डिनेंस है उसके हिसाब से जो स्मॉल सिमिलरिटी एक्सक्लूड करी जा रही है, हुँ, उसमें 14 वर्ड्स का रखा हुआ है, 14 वर्ड्स एक्सक्लूड होते हैं। जी। लेकिन जब जैसे इसमें जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो इवन जो छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहे हैं, लाइक जैसे किसी को एफडीआई पर रिसर्च करनी है, तो जो एफडीआई जहां जहां एफडीआई लिखा हुआ वो सारा जो है उसको अंडरलाइन कर देता है। इसी तरह से जो जेनरिक टर्म्स हैं या फॉर्मूला हैं, तो जब हम इसमें वो यूजीसी है सर सुनाओ। गाइडलाइंस देखते हैं उसमें भी ये लिखा हुआ है इवन कि जो जेनरिक टर्म्स है वो एक्सक्लूड होते हैं। इसकी वॉइस। लेकिन टर्निटिंग में अलग से इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता कि जहां से हम इन जेनरिक टर्म्स को एक्सक्लूड कर सकें। तो ऐसा कोई अगर ऑप्शन है तो वो बताइए प्लीज। सर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है। एक्चुअली अभी हम एक दूसरी रिपोर्ट पे भी काम कर रहे हैं सर, जो नया रिपोर्ट हमारा बनने वाला है, उस पे प्रोबेबली आपको ये इश्यू तो नहीं आएगा, ठीक है? तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं गो टू बीटा व्यू वाला वर्ज़न है। ये एक हम नया एक रिपोर्ट एक्टिवेट करने वाले हैं, वहाँ पे आप ये सब फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं प्रोबेबली। तो अभी तो सर मैं आपको नहीं बता पाऊँगी ये कैसे आपके लिए हेल्प करेगा, बट आप कुछ टाइम देंगे तो ये चीज़ भी प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगी सर। मैडम जैसे आप इससे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली टर्निटिंग से, तो इसको आप हमारा जैसे जो यूजर्स हैं उनकी तरफ से एक फीडबैक ही समझ लीजिए कि जी। जैसे एक रिसर्च पेपर लिखा जाता है और उसमें अलग से एब्स्ट्रैक्ट के साथ ये लिखे जाते हैं कि भाई हमारे कीवर्ड्स ही हैं। अब हाँ। कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स तो बार बार रिपीट्स होंगे, तो जी, एटलीस्ट जो है इसमें भी इस तरह का कोई ऑप्शन होना चाहिए जहां हम 15-20 हमारे पास वर्ड्स ऐसे हो जिनको हम फीड कर दें कि भाई ये कीवर्ड्स हैं, और राइट, इन राइट। कीवर्ड्स को इसमें सिमिलरिटी रिपोर्ट में शामिल ना किया जाए, क्योंकि जो हमारे जिस चीज पर रिसर्च हो रही है जो टॉपिक है मेनली, हुँ। अब वो इसमें हर लाइन पर बार बार आपको जो है ये दिखेगा, और जब उसको चेंज करते हैं तो फिर उससे क्या है कि उसका जो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। जी, जी, जो जी। रिसर्च जिस पर्पज से करने चाह रहे थे, पैराफ्रेजिंग जो मजबूरी में करनी पड़ती है, उससे उसका जो मेन जो कह लीजिए कि जो उसका जो मर्म है जो कहना चाह रहे हैं वो चीज ही खत्म हो जाती है इसमें, उसकी सेंस ही बदल जाती है। तो ये एक हमारे लिए बड़ी लिमिटेशंस है। अच्छा, लाइब्रेरी से जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें जो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट है उसी जी। के बेस पर ही जो है सिग्नेचर होते हैं कि भाई इतनी रिपोर्ट आ रही है और उसी हिसाब से सिग्नेचर हो गए। राइट, मतलब राइट। वहां मैनुअली चेक करने का ये इस तरह का सिस्टम नहीं है मेरे ख्याल से कि भाई हुँ। ये जो आपके जो रिपोर्ट्स आ रही है इसमें इन जो जेनरिक टर्म्स की वजह से सिमिलरिटी कितनी बड़ी हुई है, तो उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से सारी की सारी टेबल्स है उनको हमें पीछे अपेंडिक्स में अलग से डालना पड़ता है। तो उसका थोड़ा सा एक बार आप अभी कोई सोल्यूशन है तो अभी बताइए, नहीं तो इन फ्यूचर अगर आप कुछ इसको अपग्रेड करें तो तब आप इसको प्लीज कंसिडर करें। सर डेफ़िनेटली सर ये एक्चुअली कंसिडर्ड है। ये फीडबैक ऑलरेडी गया हुआ है।
तो इसीलिए हमारे जो प्रोडक्ट है इस पे भी काम चल रहा है, इसकी रिपोर्ट पे भी काम चल रहा है। तो हम ऑलरेडी एक नया रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं जिसमें प्रोबेबली ये सारी जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएँगी। बट आई विल लेट यू नो कि क्या चेंजेज़ और कब चेंजेज़ आएँगे वो, क्योंकि ये ऑलरेडी गया हुआ है फीडबैक। ओके? तो अभी तो फ़िलहाल मैं इन कीवर्ड्स के बारे में इस रिपोर्ट पे तो नहीं बता सकती हूँ, बट जब ये नया वर्ज़न आ जाएगा सर, तो डेफ़िनेटली ये काफ़ी चीज़ें इस चीज़ में सिक्योर हो जाएँगी। नहीं, जैसे आप अदर यूनिवर्सिटीज में भी जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अदर यूनिवर्सिटीज में इस तरह की उसको लेकर किस तरह की कोई प्रैक्टिसेस यूज होती है? हो सकता है हम उसको मिस कर रहे हो, तो हमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही हो ज़्यादा। सर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का तो मैं भी नहीं बता पाऊँगी ऐसे, बट हाँ, मैं कुछ तो सॉल्यूशन पूछती हूँ सर, अगर कुछ वर्क अराउंड है इसका अभी फ़िलहाल वाले रिपोर्ट में, तो मैं डेफ़िनेटली आपको ये चीज़ बताऊँगी सर। क्योंकि एक तो जो है जैसे जो इक्वेशंस जो हमारी बनती है उसमें जो सिंबल्स यूज होते हैं, ग्रीक लेटर्स यूज होते हैं, या फिर जो मेन हमारी जो टर्म्स हैं उन सब को इसमें जो है ना इंक्लूड कर लिया जाता है, उससे जो सिमिलरिटी लेवल काफी बढ़ जाता है। अच्छा, पहले तो ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी में लेस जो स्मॉल सिमिलरिटी है वो लेस देन 1% वाली उसको भी एक्सक्लूड किया हुआ था, अलाउ किया हुआ था। तो हुँ, हुँ। तब तो ये दिक्कत नहीं आती थी, वो लेस देन 1% थी क्योंकि तो एक्सक्लूड हो जाती थी। लेकिन हुँ, वो लेस देन 1% वाला नहीं है, वो ओनली 14 वर्ड्स पर लिया जाता है, तो जी। उससे इशू आ रहा है। तो अच्छे 14 वर्ड्स का भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? 14 वर्ड्स क्या है? 14 वर्ड मतलब इन कंटिन्यूटी में ये किस तरह से है ये? सर इन कंटिन्यूटी में है, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 14 वर्ड्स इन कंटिन्यूएशन एक सोर्स से मैच होना चाहिए, तभी वो सिमिलैरिटी शो करेगा। लेकिन जब रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें कुछ अलग ही लगता है। उसमें तो जैसे मान लीजिए 2 लाइन है, 2 लाइन में से बीच-बीच के 4 वर्ड्स हैं वो हाइलाइट हो रहे हैं। सर वो अब बेसिकली सर उसका रीज़न ये होता है कि कभी-कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि पैराफ्रेज़ करने के चक्कर में कुछ वर्ड्स के सिर्फ़ सिनोनिम ऐड कर देते हैं। ठीक है? जैसे ओके, एक वर्ड है उसके आगे और पीछे का मतलब वो एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं यूज़ किया, उसका सिनोनिम ऐड कर दिया। तो ओके, बेसिकली ओके। है तो मतलब सेंटेंस जैसे वही। जैसे जो सॉफ्टवेयर उसको जो जो 2 लाइनें उठा रहा था, हाँ। उनमें से कुछ एक वर्ड्स के बीच में पैराफ्रेजिंग होगी। हाँ, बाकी हाँ। जो वर्ड्स बच गए उनको उन्होंने हाइलाइट करके दिखा उनको दिया। हाइलाइट किया तो आइडियली तो वैसे कंटीन्यूअस वर्ड होता है, लेकिन वो ये भी चेक करता है कि कोई 1-2 वर्ड हैं जो सिर्फ़ सिनोनिम से किए हुए हैं, वो एग्ज़ैक्टली पैराफ्रेज़ तो है नहीं, वो तो हुँ, सिर्फ़ वर्ड ही चेंज किया हुआ है। तो इस हुँ। वजह से वो 14 वर्ड्स का एल्गोरिथम एक्चुअली वैसे यही है, कि कंटीन्यूअस वर्ड्स ही माना जाता है, लेकिन जो बीच में जो ये जो सिनोनिम कई बार करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे, कि उसको सिर्फ़ लाइन चेंज करने के चक्कर में 1-2 वर्ड्स चेंज कर दिए, तो वो वर्ड्स हाइलाइट नहीं होते, बाकी उसके आगे-पीछे के वर्ड हाइलाइट हो जाते हैं। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू। और थैंक यू दीपक सर, इस जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी टर्निटिव के लिए, जो ये जो वर्कशॉप है इसकी। अनफॉर्चुनेटली इसमें मेंबर बहुत कम जुड़े हुए हैं, तो आपने सर ये इसको रिकॉर्ड किया है, तो अगर इफ पॉसिबल आप सर इसको सर्कुलेट ज़रूर करवा दें सबके पास। हाँ डॉक्टर साहब, ये सर्कुलेट करवा दूंगा मैं ये। ये सर ये जो है ना, ये अपना यूनिवर्सिटी का अपना यूट्यूब जो है चैनल बना हुआ है, तो इसको उसमें हाँ, अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर ये। वो वेबसाइट पे लिंक दे देंगे लाइब्रेरी वाले पे, हाँ, वो सर इसकी वहां बहुत से जो ज़्यादा है ज़रूरत यूट्यूब के है। चैनल पे चली जाएगी। जी सर, प्रॉपर्ली बच्चों को यूज़ करना आना चाहिए, टीचर्स को, हम भी अपडेट रहें इस चीज़ पे। जैसे जब हमने यूज़ करना सीखा था तब ये एआई वाला कंसेप्ट नहीं था, अब एआई वाला इसमें आ गया। वैसे उसमें पैरा रिफ्रेजिंग भी कर देते हैं ना कई बार, उसको भी दिखा देता है ये। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक सर। यू फॉर सर। योर giving your precious time. Thank you very much. I think you shall be available if is a demand is raised for any queries. Thank you very much, ma'am, for तो your सर कोई अगर क्वेरी आती भी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरे ट्रेनिंग सेशंस चल रहे होते हैं तो आई कांट टेक कॉल्स। तो कभी आपका कुछ भी अर्जेंट क्वेरी होता है और कॉल मैं सपोज़ नहीं अवेलेबल हो पाती हूँ, तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा वही इश्यू, तो मैं वो चेक करके आपको रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ कभी भी। मैडम, जो इश्यू मैंने रेज किया है, अगर उसका कोई सॉल्यूशन आया तो आप प्लीज़ दीपक सर को जो है जैसे भी है उसका आप रिप्लाई करेंगे। ठीक है सर, डेफिनिटली आई विल आस्क सर, और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका वर्क अराउंड होगा वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक जी। यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मैं आज एंड ऑफ द डे तक आपका रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूँगी, तो यू कैन सेव इट फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।